वो अभी अभी हॉस्पिटल से घर पहुंचा था। हमेशा की तरह आमना बेगम उसी की मुंतजिर थी। खाना लाऊं? नहीं मम्मा, भूख नहीं है। बस काफी बना दीजिए। सर में थोड़ा सा दर्द है। वो अपने माथे को मसलते हुए बोला। अच्छा चलो ठीक है, कमरे में जाओ, मैं दे जाती हूँ काफी। आमना बेगम ने कहा। वो सर हिलाता हुआ ऊपर के पोर्शन की जानिब बढ़ गया। आज नीचे सन्नाटा बहुत था। आज टाइम से ही सब सो गए क्या? उसने विंडो में से नीचे लॉन में झांकते हुए पूछा। नहीं, वो सब लोग एयरपोर्ट गए हुए हैं। क्यों? खैरियत? उसने चूम कर पूछा। हाँ, वो इशू आ रही है तो सब लोग उसे लेने गए हैं। आमना बेगम ने इत्मीनान से जवाब दिया, मगर उसका जैसे इत्मीनान खत्म हो गया ये सुनकर। फिर वो सर झटक कर काफ़ी पीने लगा। उसे उन लोगों से क्या? काफ़ी पीने के बाद अभी वो सोया ही था कि गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई और उसके साथ ही तेज़ तेज़ बोलने और हंसने की आवाज़ें आने लगीं। उसके सर में पहले से शदीद दर्द था। वो खुद पर जब्त करता अपना चेहरा तकिए में छुपा गया, मगर उसकी विंडो से आती आवाज़ें उसे सख्त डिस्टर्ब कर रही थीं। उसने नागवारी से उठकर खिड़की बंद की और दोबारा सोने के लिए लेट गया। उसकी आंख सुबह फजर के वक्त खुली। मामूल के मुताबिक उठकर उसने वजू किया और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाने लगा, मगर जाने से पहले राफे और मुनीब के दरवाजे पर नॉक किया। राफे, मुनीब, नमाज का टाइम है। उसने 2-3 बार नॉक करते हुए उन्हें पुकारा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। उन लड़कों को पता नहीं कब असर होगा। इतनी बार कहा है कि नमाज मत छोड़ा करो। वो बोलता हुआ नोब को घुमाता अंदर दाखिल हुआ तो कंबल ताने एक ही वजूद वहां सोया था। उसने करीब जाकर कंबल को खींचा तो वहां एक नुस्वानी वजूद था जो औंधे मुंह सो रहा था, तकिया बाजुओं में दबाए हुए, जिसकी सिल्की बाल आधे नीचे और आधे कंधों से लटक रहे थे। और उसके सर से होती हुई नजर जब नीचे आई तो उसने शॉर्ट्स पहन रखी थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो दोबारा से उस वजूद पर कंबल उड़ाते तेजी से बाहर निकल गया। दिल ही दिल में वो ला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का वर्द कर रहा था। वो नीचे उतरा तो दादा जान उसी के मुंतजिर थे। ये राफी और मुनीब नहीं उठे बेटे? दादा जान ने पूछा। नहीं दादो, मुझे तो ये भी नहीं पता वो आज सोए कहाँ हैं। उनके कमरे में शाल सो रही है, वो बोला। ओ अच्छा। दरअसल वो कह रही थी कि वही कमरा लेना है उसे, तो फिर मुनीब और राफे उसके कमरे में शिफ्ट हो गए। दादा जान ने कहा तो वो सर झटक कर रह गया। फिर नमाज पढ़कर वो वापस आया तो अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसने एक तिरछी निगाह से उस सीढ़ियों के सामने वाले कमरे को देखा जहां वो सो रही थी, जो कहने को तो उसकी महरम थी, मगर उसे शदीद नफरत करती थी। वो दिल से उठती टीसों को दबाते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कुछ देर आराम करने के बाद वो फ्रेश होकर हॉस्पिटल जाने के लिए कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि इधर से बाहर आती ही शाल से टकरा गया। आउच! देखकर नहीं चल सकते क्या? वो फंकारी और आंखों से आज भी उसके लिए नफरत के शोले ही निकल रहे थे। वो इग्नोर करते हुए उसे सलाम कर गया, जिसका जवाब देना उसने ज़रूरी भी नहीं समझा, और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। वो नीचे उतरी तो उसके साथ ही वो पीछे नीचे उतरा, और लाउंज में मौजूद यंग जनरेशन ने उन दोनों को जब आगे पीछे उतरते देखा तो मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा दिया। क्या बात है और क्या टाइमिंग है आप लोगों की उठने की। सचमुच के मियाँ बीवी लग रही हैं। मुनीब ने छेड़ा तो अदर ने उसे घूर कर देखा और सिर कर इधर उधर देखने लगा। सब लोग डाइनिंग हॉल में खाने के लिए बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इशाल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, आ जाओ, आमना बेगम ने शफकत भरे अंदाज में कहा तो उनके रुखसार पर किस करते कुर्सी खींच कर बैठ गई। उसके सामने वाली कुर्सी पर अदन भी बैठ चुका था। और मेरे बेटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो इंटर्नशिप अब पाकिस्तान में और हमारी हॉस्पिटल में करनी है ना? दादा जान ने पूछा। यस दादो, इंशाल्लाह, वो आहिस्ता से बोली। चलो ठीक है, मैं फिर अपने बेटे का इंतज़ार करूँगा। आ जाओ, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो और इंटर्नशिप शुरू करो, और फिर मेरा बेटा डैशिंग के तौर पर जल्द ही मेरे हॉस्पिटल में बहुत अच्छे मुकाम पर होगा। दादा जान ने मोहब्बत से उसका माथा चूमते हुए कहा तो उसकी आंखें नम सी हो गईं। अरे ईशु आपी, आज के दिन हम शॉपिंग के लिए चलते हैं ना? आप अभी ना हॉस्पिटल ज्वाइन करना प्लीज़, 2-3 दिन हमारे साथ एंजॉय करो ना, अंगलीब ने कहा। नहीं गुड़िया, मैं अपने कैरियर पर फोकस करना चाहती हूँ, और कोई मसला नहीं है, हम शॉपिंग के लिए शाम को भी जा सकते हैं। काम के साथ साथ शॉपिंग भी होती रहेगी, वो मुस्कुरा कर बोली, और अदन की निगाहें उसी पर जारी थीं जिसने एक बार भी निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। वो बोझे दिल से खाना अधूरा छोड़ता उठ खड़ा हुआ। अरे खाना तो ठीक से खा लो, कहाँ जा रहे हो? मैं आज पहले ही लेट हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना था। एक मरीज की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और उसे देखना है। वो कहते हुए अपना कोट उठाया बाहर की जाने बढ़ गया और आमना बेगम ने तासुब से सर हिलाया।
अदन हॉस्पिटल पहुंचा और कुछ ही देर में इशाल भी हॉस्पिटल आ चुकी थी। दादा जान जो कि वहां के डीन थे, उन्होंने अदन को अपने ऑफिस में बुलाया और इशाल उनकी कुर्सी के सामने बैठी थी। इशाल को ले जाओ और हॉस्पिटल सारा दिखाओ, और इसके अलावा हर किस्म की फेवर करनी है तुमने, मेरी बेटी की। दादा जान की बात पर इशाल ने बेचैनी से पहलू बदला। दादू, मैं खुद ही देख लूंगी ना, और आपकी गुड़िया बहुत बड़ी हो गई है, सब कुछ कर सकती है। मैं खुद ही सारे डिपार्टमेंट देख लूंगी, और फिर ये मेरे दादू का ही तो हॉस्पिटल है, मुझे क्या मसला हो सकता है। वो मुस्कुराते हुए उठी और फिर एक निगाह भी उस पर डाले बगैर बाहर की जानिब बढ़ गई। देख रहे हैं आप इसका एटीट्यूड, इग्नोर कर रही है मुझे, वो सख्त झुंझला कर बोला। और तुम भी तो करते थे ना, क्या नहीं तुमने किया? इसे इतना कुछ सुनाया था, सब भूल गए हो क्या? दादा जान ने कहा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस हद तक दुरुस्त था और गलत क्या कहा था मैंने। उन दिनों अपनी हायर स्टडी कंप्लीट करके वापस आया था और आप लोगों ने मेरा एक 16-17 साल लड़की से निकाह का फैसला कर लिया, और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो इस बात का इतना माइंड किया गया, और आपकी लाडली खुद छोड़कर गई थी, ये कहते हुए कि अब कभी भी यहाँ नहीं आएगी। वो बूम बनाकर बोला। खैर, बात को बदलो मत, तुमने सिर्फ कुछ नहीं बोला था, तुमने बहुत कुछ गलत बोला था, दिल दुखाया था उसका, उसकी मोहब्बत पर शक किया था। हाँ तो क्या गलत था? एक 17 साल लड़की अगर मुझसे इजहार मोहब्बत करे तो मैं ज़रा सा कुछ बोल भी नहीं सकता? यार हद होती है। वो निगाहें चुरा कर बोला। ज़रा सा? तुम इसे ज़रा सा बोलते हो? तुम आज भी अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हो अदन। तुमने ज़रा सा नहीं बोला था, तुमने उसकी किरदार कशी की थी। और क्या 17 साल लड़की को मोहब्बत करने का हक नहीं होता? हमने अपने पोतों को अगर ये हक दिया है, तुम्हारी पोतियों को भी ये हक है कि वो भी अपना हम सफ़र चुने। उसने तुम्हारा नाम लिया तो हमें गलत नहीं लगा, और तुम्हें कोई और पसंद भी नहीं थी। तुमने कहा जहाँ मर्जी शादी कर दें। अगर हमने कर दिया तो तुमने वावेला किया। तुम्हारे नज़दीक वो जाहिल थी, उसके मार्क्स इतने नहीं आए थे एफएससी में जितने तुम्हारे थे। मगर तुम ये भूल गए कि हर एक का जहन एक जैसा नहीं होता। अगर पूरे ख़ानदान में एक से बढ़कर एक ज़हीन है, तो अगर उनमें से कोई थोड़ा सा नीचे है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसकी तहकीर करें। मगर फिर भी उसने देखो मेडिकल का शोबा ज्वाइन किया ही है ना, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट ही से ही, मगर वो कदम रख चुकी है इसी मेडिकल में। उसके बाद उसका एमफिल का इरादा भी है, और फिर पीएचडी का, और बहुत जल्द उसके नाम के साथ फिर डॉक्टर भी लगने शुरू हो जाएगा। उसने कहा था ना कि अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखवाएगी एक दिन। देखो वो मराहिल तय कर रही है। उसने टॉप किया, तुम्हें लगता था कि वो ज़हीन नहीं थी, जबकि उसका रुझान नहीं था डॉक्टरी की तरफ, मगर तुमने उसकी अना पर ऐसा कारीवार किया कि उस लड़की ने सोच लिया कि वो अब बनेगी और तुम्हें दिखाएगी। और देखो आज वो तुम्हारे साथ एज अ डाइटिशियन काम करेगी। तुम अपने बहुत सारे काम उससे करवाओगे, उस पर डिपेंड करोगे। दादा जान के लहजे में उसके लिए फ़ख्र था, और अदन ने लब भींच कर उन्हें देखा। जी, गलत तो मैं ही था, आपकी लाडली तो बिल्कुल दुरुस्त थी। वो तल्ख हुआ और फिर उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया। वो वार्ड का एक चक्कर लगाने के बाद स्टाफ रूम के सामने से गुजर रहा था कि उसे अंदर से हंसी की आवाज़ आई। उसने विंडो से देखा तो इशाल वहाँ नर्सेस वगैरह के साथ खड़ी हंस रही थी। वो चलता हुआ अंदर आया, उसे देखकर इशाल चुप होकर रुख फेर गई। सिस्टर मिधत, मरियम, आपको पैसे इसलिए दिए जाते हैं कि आप यहाँ पर गप्पे मारें? उसने तल्ख लहजे में पूछा। सॉरी सर, वो तो मैडम हमें एक मरीज की बात बता रही थी तो हमें हंसे आ गए, मिद्दत ने सर झुका कर कहा। ये उनके दादा का हॉस्पिटल है, वो यहाँ कुछ भी करें, उनसे कोई नहीं पूछेगा। मगर आप अगर अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाएंगी तो आपको फारिग कर दिया जाएगा। अब आप लोग जा सकती हैं। वो सर लहजे में बोला तो मिद्दत और मरियम वहाँ से निकल गईं, और अभी तक इशाल वहीं पर खड़ी थी। वो चलता हुआ उसके पास आया, जो कि उससे बेनियाज बनने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जानता था ये सिर्फ कोशिश ही है। वो इतनी बेनियाज नहीं थी उससे। उसकी साइड से होकर गुजरने लगी तो अदन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने तड़प कर मुड़ते अपना हाथ छुड़वाना चाहा, मगर अदन ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। क्या चाहती हो तुम? सदा देना चाहती हो मुझे? उसकी गर्दन में हाथ डाले उसका चेहरा अपने चेहरे के मजीद करीब करते हुए वो बोला, और इशाल को ऐसा महसूस हुआ कि उसका चेहरा उसकी सांसों की तपश से झुलस ही जाएगा। आप अपनी हद पार कर रहे हैं डॉक्टर अदन, मैं आपकी कुछ नहीं लगती, सो प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी, मगर अदन का हाथ उसकी कमर के गिर्द काफ़ी मजबूती से था, तो वह महज फड़फड़ा कर रहेगी। फिर अदन ने आहिस्ता से उसके रुखसार पर अपने लब रखे तो कुछ पल के लिए जैसे सागत हो गई। उसे फटी फटी निगाहों से देखती रही। फिर जब होश आया तो उसे जोर से धक्का देती, पीछे हटाती, बाहर की जानिब भागी। अदन धीमा सा मुस्कुराता उसके पीछे ही बाहर निकला, और इर्द गिर्द के लोगों ने हैरानगी से ये मंजर देखा था।
हर एक हैरान था कि डॉक्टर अदन मुस्कुरा रहा था। उस शख्स को पिछले 5 साल से उन्होंने मुस्कुराते क्या नरमी से बात करते नहीं देखा था। पूरा दिन इसी तरह गुजर चुका था। वो शाम को जब घर पहुंचा तो अंदर लाउंज में एक तूफानी बदतमीज बरपा था। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा तो एक उड़ता हुआ कुशन आकर उसके मुंह पर लगा। उसने गुस्से से कुशन को पकड़कर साइड पर फेंका और खूंखार नजरों से मुनीब की जानिब देखने लगा, जो कि थोड़ी गलती कान पकड़कर सॉरी बोल रहा था। तुम लोगों के अंदर तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। किस तरह की हरकतें कर रहे हो? बच्चे हो तुम लोग? वो तब कर बोला। हाँ, बच्चे ही हैं। अगर वैसी हरकतें करें तो आपको क्या प्रॉब्लम है? खुद तो अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, उनको तो उनके मुताबिक जीने दीजिए, या उनको भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं? आवाज के ताकुब में उसने गर्दन घुमाकर देखा तो किचन के दरवाजे पर खड़ी वो दुश्मन जहां कश्मीरी निगाहों से देखते हुए बोल रही थी, रियली? इसे जिंदगी बनाना नहीं, जिंदगी बर्बाद करना कहते हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। उसकी बजाय पढ़ाई भी तो कर सकते हैं ना। ये तीनों मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और इन्हें हर इम्तिहान में कामयाबी नहीं बल्कि टॉप करना है, ताकि ये टॉप के डॉक्टर बन सके। और हमारा मदीहा ट्रस्ट हॉस्पिटल सिर्फ टॉप के डॉक्टर्स को ही अपने यहाँ रखता है। ये लोग अगर टॉप नहीं करेंगे तो उनके हमारे खुद के हॉस्पिटल में जॉब नहीं बनेगी, तो कहीं और जाकर ये क्या कामयाबी हासिल करेंगे? असल कामयाबी यही है कि अपने बिजनेस को संभालना, और डॉक्टरी हमारा बिजनेस ही है। हम अगर मसीहाई करते हैं तो ये हमारा खानदानी चला आ रहा है, एक बिजनेस भी है। इसी से हम पहचाने जाते हैं। दादाजी हमारे टाप के डॉक्टरों में से, चाचू सर्जन हैं, डैड एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और मैं खुद एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। तुम सबको भी यही कुछ बनना है। एक मामूली सी न्यूट्रिशनिस्ट बनकर तुम क्या समझ रही हो कि तुमने कोई तीर मार लिया है? किसी भी बड़े हॉस्पिटल में तुम्हें नहीं रखा जा सकता। ये तो दादा जान का कर्म है कि तुम अपने हॉस्पिटल में हो। मेरा बस चलता तो तुम्हें कभी भी ना रखता। वो मुंह बनाकर बोला और एहसानी तौहीन से शाल का चेहरा सुर्ख हो गया। समझते क्या हैं आप? सिर्फ आप ही दुनिया की ज़हीन तरीन डॉक्टर हैं। नफरत है मुझे आप जैसे इंसान से जो दूसरों से जीने का हक तक छीन लेते हैं। आपके नज़दीक मेरी पढ़ाई की वैल्यू नहीं होगी, मगर मेरे लिए बहुत है ये, और मैं जितनी इस्तिताअत रखती थी ना उसके मुताबिक ही पढ़ी हूँ। हर एक इंसान का जहन आपकी तरह नहीं होता। काश जितने आप ज़हीन हैं उतने ही आप अच्छे दिल के मालिक भी होते। अपनी बातों की निश्चित चलाकर दूसरों का दिल जख्मी करते हैं आप। वो फटपड़ी थी और वो दिलचस्पी से उसकी जानिब देख रहा था। केवल आकर वो बोली तो सही, वरना वो उसे इग्नोर ही किए जा रही थी। अच्छा लगा तुम्हारा ये अंदाज देखकर, कम से कम बोल बहुत अच्छा लेती हो। वो उसे चिढ़ाने के लिए बोला तो वो खूंखार निगाहों से उसे देखने लगी। मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की जाने बढ़ा। कमरे में आकर अपने कप फोल्ड करते गिरते से अंदाज में सोफे पर लेटा और उसकी पूंछ से टेक लगाए माजी के बारे में सोचने लगा। 5 साल पहले अदन 3 दिन पहले लंदन से अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करके वापस आया था। घर में रौनक का समा था। कई लोग मिलने आ रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे। आखिर वो भी मदीहा ट्रस्ट हॉस्पिटल का जाना माना डॉक्टर बनने वाला था। आज उसका हॉस्पिटल में दूसरा दिन था और उसके इस हॉस्पिटल में पहली सर्जरी जो कि कामयाब ठहरी थी, उसी की खुशी में दादा जान शमसुद्दीन ने अपने सारे रिश्तेदारों को इनवाइट किया था। साथ इफ्तार पार्टी भी थी। घर में खुशी का समा था। लॉन में सब मेहमानों की दावत का इंतजाम किया गया था। वो अभी अभी फ्रेश होकर शलवार कमीज में मलबूस नीचे की जानिब बढ़ रहा था जब सामने से आते वजूद से टकराया। अंधों की तरह चलती हो, आंखें या बटन? वो सामने मौजूद 16 साल इशाल को देखकर धाड़ा। इशाल ने कामते वजूद से उसे देखा जो कि आंखों में शोले लिए उसे देख रहा था। वो मैं तो अपने ध्यान में ही चल रही थी, आप ही सामने से अचानक आ गए। वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए बमुश्किल बोली, तुम्हारा कल एफएससी के लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। जी जी। तैयारी कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छी है। ये तो वक्त ही बताएगा अच्छी है कि नहीं। तुम्हारे मार्क्स अच्छे ना आए तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो तीखे लहजे में बोलता हुआ नीचे की जानिब बढ़ गया और इशाल ने हसरत से उसे देखा। जो इतना डैशिंग था, जिसकी पर्सनैलिटी पर लड़कियां मरती थी, और वह खुद भी उन्हीं में से एक ही थी। उसकी दोस्तों ने उसका जहन ऐसा ख़राब किया था कि वो 15 साल की उम्र से दिल ही दिल में से चाहने लगी थी। इंस्टाग्राम पर उसकी एरोस पिक्चर जब अपलोड होती थी तो सबसे पहले वही लाइक करती थी और उसके हर पिक्चर पर एक ज़बरदस्त सा कमेंट भी करती थी। और अब पिछली 2-3 पिक्चर्स में उसके कमेंट पर अदन का भी रिप्लाई आने लगा था, और पहले तो सिर्फ उसके कमेंट पर जस्ट लाइक रिएक्ट करता था। वो अपने कमरे में आई और किताबें पढ़ते हुए साथ ही उसने अपने मोबाइल को ऑन करते इंस्टाग्राम खोला। कुछ ही देर पहले उसकी पिक्चर आई थी। उसने कुछ सोचते हुए इस बार कमेंट नहीं किया और जल्दी से मोबाइल रखती हुई अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। मगर ध्यान बार बार उस दुश्मन जहाँ की तरफ ही जा रहा था। अगले 3 दिन गुजर चुके थे। उसके एग्जाम अच्छे जा रहे थे, मगर न जाने उससे क्यों लग रहा था कि उसे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा।
क्योंकि मदहिया ट्रस्ट के साथ साथ उनका खुद का मेडिकल कॉलेज था और उसमें एडमिशन लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट रखी गई थी वो शायद उस पर पूरा उतरती। और कुछ वैसे बिश्क ने उससे कुछ ज़्यादा ही नकम्मा कर दिया था। दिन रात ये दिन को सोचते गुजरती थी। आज अदन को उसके कॉलेज में एक लेक्चर था। वो उस पर डेस्क पर खड़ा उन्हें लेक्चर दे रहा था। अपने कज़न से बोला कि नहीं, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। बारी बारी सब लड़कियां उसके कान में खुसर पुसर कर रही थी और वो अपने दिल पर हाथ रख के उसे देख रही थी, जो कि 3 पीस सूट में सलीके से बाल सेट किए बड़ा डैशिंग लग रहा था। बस कर देशु, मत देख उसकी तरफ, ये जादूगर है, उसने अपने दिल को समझाते हुए कहा, मगर दिल कहाँ समझने के लिए तैयार था। लेक्चर खत्म होते ही प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में चला गया और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गार्डन में आकर बैठ गई। तौबा है वैसे, अगर मेरा इतना हैंडसम कज़न होता ना तो मैं फ़ौरन उसको प्रपोज कर देती। अरे ये ना हो ये किसी और लड़की को पसंद कर ले, पहले ही से कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसकी एक दोस्त ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें नहीं पता वो कैसा है, जान निकाल देंगे वो मेरी। मुझे तो उन्हें देखकर ही कपकपी तारी हो जाती है, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं जाकर बोल दूं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मार ही डालेंगे वो मुझे, उसने झुरझुरी लेते हुए कहा। जब प्यार किया तो डरना क्या। वैसे एक काम कर, आज उनकी पिक पर फिर से कमेंट भेज। तुमने कई दिनों से भेजा नहीं है ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ इनबॉक्स कर। अब हज़ारों लोग इनबॉक्स करते होंगे, हर एक को जवाब देना उनके लिए मुमकिन नहीं है, मगर तुम्हारे लिए अगर उन्होंने जवाब दिया ना तो समझ लो कि तुम्हारे लिए उनके दिल में खास जगह है। तुम जानती हो ना, तुम्हारे कमेंट पर वो रिएक्ट करता है और किसी का कमेंट पर नहीं करता। उसकी दूसरी दोस्त फिजा ने उसे कहा, ओके चल ठीक है, मैं देखूंगी घर जाकर, और वैसे भी इस वक्त मेरा रोज़ा है और रोज़े में गलत काम नहीं करने चाहिए। उसने सर झटक कर कहा, इसी के चक्कर में रहना, ये ना हो लड़का हाथ से चला जाए। उसकी एक और दोस्त ने कहा, मगर वो झुंझलाकर उठ खड़ी हुई। रात को तरावी के बाद वो इंस्टाग्राम पर उसी की प्रोफाइल खोलकर स्क्रॉल कर रही थी कि उसके ऑनलाइन होने का पता चला था। साथ ही उसे मैसेज कर दिया, हाय डॉक्टर। इसके मैसेज पर साथ ही दूसरी तरह से टाइपिंग होते देख कर एक झटके से उठकर बैठ गई। हाय प्रिंसेस डॉल, हाउ आर यू। दूसरी तरह से किए गए सवाल पर उसके दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। और आज आपको देखा कॉलेज में, आप मेरे लिए रोल मॉडल हैं, बहुत डैशिंग है आप। उसने मैसेज किया तो दूसरी तरफ से उसके मैसेज पर हार्ट शेप का रिएक्ट हुआ था। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आप हर वक्त इंस्टाग्राम पर मुझे ही फॉलो करती रहती हैं क्या। दूसरी तरफ से किए गए सवाल पर वो सिर बटाकर बैठी। नहीं तो मैं तो बस ऐसे स्क्रॉल करते करते आपकी पोस्ट पर लाजमी कमेंट करती हूँ। सिर्फ मेरी पोस्ट पर ही क्यों, कुछ खास भी नहीं हूँ मैं। दूसरी तरफ से किए गए मैसेज पर उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने मोबाइल को देखा। वल्लाह क्या हाजिरी है इस बंदे की। प्रिंसेस डोल के लिए मेरी बारी तो अंगारी चबाता है। वो खुद से हसद का शिकार हो रही थी। तुम्हारा असल नाम क्या है। फिर से एक सवाल आया। प्रीज है। एक्चुअली मैं परियों जैसी हूँ ना, इसलिए मेरा नाम प्रीज है। अच्छा वाकई, अगर इतनी ही प्यारी हैं तो सिर्फ हैंड की पिक्चर क्यों लगाई है। घर वालों ने इजाज़त नहीं दी और लड़कों से बात करने की इजाज़त दे रखी है क्या। इस बार सवाल उसे चुभता हुआ महसूस हुआ। मैं किसी लड़की से बात नहीं करती, सिर्फ आपसे की है। आप मेरे टीचर हैं। वो जल्दी से टाइप करके उसे सेंड कर चुकी थी, मगर सेंड करने के बाद उसे अपनी फाश गलती का एहसास हुआ। रियली स्टूडेंट, मैं तो अपने कॉलेज में सिर्फ एक लेक्चर देने जाता हूँ, तो वहाँ पर प्रीति नाम की लड़की से तो आज तक मुतारफ नहीं हुआ। दूसरी तरफ से हैरानगी से पूछा गया। ईशा ने अपनी जबान दांतों तले दबाकर अपने सर पर एक चपेट रसीद की। वो मेरा नाम वहाँ पर कुछ और है और मैं अभी नहीं आपको बताऊंगी, बस वक्त का इंतजार कीजिए। उसने हंसने वाली इमोजी के साथ जवाब दिया और फिर उसे बाय लिखकर अपने मोबाइल को साइड पर रखती मुस्कुराती हुई अपनी तकिए में सर छुपा गई। अजीब लड़की थी, अपना नाम भी नहीं बताया। दूसरी तरफ मौजूद अदर ने हैरानगी से उसका ऑफलाइन होने पर बड़बड़ाते हुए कहा, फिर सर झटक पहली बार उसकी प्रोफाइल निकाल कर उसकी पिक्चर स्क्रॉल करने लगा। हर पिक्चर हैंड की लगाई गई थी और हैंड पर ही उसने मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाकर उस पर सॉन्ग लगाया था और सॉन्ग के इशारों पर हैंड के एक्शन बना रही थी। अभी 3-4 वीडियोस देखी थी, उसका फ़ोन बजने लगा। उसे हॉस्पिटल से बुलाया गया था। वो जल्दी से हॉस्पिटल की जानिब रवाना हो गया। फिर आने वाले दिनों में रोज़ उनकी बात होने लगी थी। दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल्स निकाल कर देखते थे। अदन को उससे मिलने का बहुत इश्तियाक था। हर रात उसका एक ही काम था, वो काफ़ी का मग थामे उस खूबसूरत हाथों वाली को याद करता था। आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा था और कल सुबह ईद थी। सब लड़कियां मेहंदी लगवाने के लिए लाउंज में बैठी थी। वो भी कुछ देर सबके पास बैठा। प्लीज़ मेरी मेहंदी पे चांद बनाना और उसके बीच में लिखना माय लव। इशाल की चहकती हुई आवाज़ सुनकर उसने बेख्तियार उसकी जानिब देखा और नागवारी से उसके माथे पर अनगिनत बल पड़ गए थे। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर उसने अपने लब भींच लिए। रात का सन्नाटा हर सो फैल चुका था।
वो भी मामूल के मुताबिक मोबाइल पर कुछ देर स्क्रॉल करके लेटने वाला था कि प्रिंसेस डॉल की आईडी से एक वीडियो अपलोड हुई। उसने जब उस वीडियो में लगे हुए हाथ पर मालव देखा तो उसे लगा जैसे पूरे कमरे की छत उस पर आंख गिरी हो। उसने बेयकीनी से ये सब देखा और उसके जबड़े भींच गए। ओह, तो बहुत शौक है तुम्हें इश्क लड़ाने का, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। वो नागवारी से बिड़बिड़ाता हुआ गुस्से से मोबाइल को साइड टेबल पर रखते सोने के लिए लेट गया, मगर अंदर कहीं गुस्से की आग भरी हुई थी। अगली सुबह काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था क्योंकि ईद का दिन था और वह खुशियों के इस त्यौहार को ज़ाया नहीं करना चाहता था, मगर उसने ये तो सोच ही लिया था कि वक्त आने पर उसे ये बात जताएगा ज़रूर। ईद का दिन खैर से गुजर चुका था। सब लोगों ने उसे ईद दिल सवाए इशाल की। वो इशाल को ढूंढता हुआ स्विमिंग पूल एरिया में आया। वो वहां खड़ी काफ़ी पी रही थी। ब्लैक कलर के पाँव को छूती हुई फ्राक में उसकी कमर को छूते बाल उसे हसीन तर बना रहे थे। एक पल के लिए उसके बेदाग हुस्न से मशहूर हो गया, मगर दूसरे ही पल उसके अंदर एक शदीद गुस्से की लहर दौड़ी। वो उसके पास गया और उसके ऐन पीछे खड़ा हुआ तो उसके बालों की महक ने जैसे उसे एक पल के लिए मदहोश सा कर दिया। क्या बात है, यहाँ किसके बारे में सोचा जा रहा है? उसकी आवाज़ से उसे जैसे उछल ही पड़ी और उसके हाथ से काफ़ी कमक छूटकर नीचे ज़मीन पर गिरता अदन का सफ़ेद सूट खराब कर गया। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। उसने अपने कपड़ों को एक नज़र देखते ज़ोर से आंखें मीच कर कहा। सॉरी अदन भाई, वो बसी बसी आवाज़ में बोली। अदन भाई? यह अदन सिंह। अदन की बात उसका रंग फक हो गया। क्या मतलब? वो उड़े उड़े रंग से बोलती 2 कदम पीछे लेने लगी और उसके 2 कदम पीछे लेने पर अदन 2 कदम आगे बढ़ा तो उस मजीद पीछे होने लगे, यहाँ तक कि उसका पाँव फिसला। इससे पहले कि स्विमिंग पूल में गिरती अदन ने उसके बाजू से खींचकर अपने बाहों के इशारे में ले लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे साथ खेल खेलने की? मजाक बना रही थी मेरा? उसके जबड़े दबोचे धाड़ा। मुनाफी में सारी लाती खौफ से रोने लगी। मुझे इंस्टाग्राम पर इतने महीनों से एक अनजान बनकर बातें कर रही थी, तो उसको क्या कहोगी तुम? अपनी पढ़ाई से ज्यादा तुम्हें इस आशिकी का शौक है और तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ, जिनका इश्क एक पानी के बुलबुले की तरह होता है और बस खत्म। अपनी जिंदगी में कभी सीरियस नहीं हो सकती। ना 2 महीने हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 2 महीने। अगर तुम्हारा रिजल्ट ठीक ना आया तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा इस आशिकी का अंजाम। अभी तुम मौजे करो 2 महीने और सोचो कि तुम्हें इस सब से कैसे निकलना है। अगर तुमने इतने मार्क्स ना लिए कि तुम्हें एमबीबीएस में एडमिशन मिल सके और फिर तुम उसके बाद एंटी टेस्ट पास करने में फेल हुई, तो मैं ना जाने क्या करूंगा। उसकी आंखों में आंखें डाले चबा चबा कर बोलता जा रहा था और उसका रंग खौफ से पीला पड़ रहा था। फिर वो उसे गुस्से से पीछे धकेलती वहां से वापस पलट गया। वहीं जमीन पर बैठती फूट फूट कर रोती। फिर आने वाले दिनों में वो जैसे सूली पर ही लटकी थी। 2 महीने गुजरे, उसका रिजल्ट खासा अच्छा था और उसके मार्क्स 70% आए थे। सिर्फ 70%? तुम जानती हो मेरे कितने थे? 95%। इस तरह के मार्क्स से तुम एमबीबीएस करोगी? वो तल्ख हुआ। वो आंखों में नमी लिए अपनी उंगलियों को चटकाते हुए सर झुका के। अच्छा बस कर दो, क्यों बच्ची के पीछे पड़े हो? एंटी टेस्ट देगी, इसमें देखना इंशाल्लाह पास हो जाएगी। इतने तो मार्क्स हैं ही ना कि वो प्री मेडिकल एंट्री टेस्ट दे सके। हामना बेगम ने उसकी हमायत में बोलते हुए कहा और वो सख्त चिढ़ गया, मगर फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसका एंटी टेस्ट पास ना हुआ तो वो एक मुजरिम की तरह लाउंज में खड़ी थी और सब लोग उसी की जानब देख रहे थे। अरे कोई बात नहीं, किसी और फील्ड में चली जाएगी, अब हर एक ने डॉक्टर थोड़ी बनना है। दादाजान ने सबसे पहले उसकी हमायत की तो उसका चेहरा जैसे खिल सा उठा। आप किसी लाड प्यार ने से बिगाड़ा है। काश आप लोगों ने इस पर सख्ती की होती ना तो इसका यह हाल ना होता। हद होती है हर चीज की, फजूल काम इससे जितने मर्जी करवा लो। जानते हैं, इंस्टाग्राम पर आपकी प्यारी सी बिटिया के मुझसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अपनी अदाओं से दूसरों को घायल करने की कोशिश करती है। सच कहते हैं, खून गंदा होना तो तरबियत चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, मगर खून रंग दिखाई देता है। उसकी बात पर सब लोग बेयकीनी से उसे देखने लगे। क्या बकवास है धन, तुम बच्ची से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? क्या गलत कहा मैंने दादाजी? पूछिए इससे, इश्क करती है मुझसे। आप जानते हैं फेक आईडी बनाकर मुझसे मोहब्बत के पीछे लड़ा रही है। आपकी ये लाडली, अगर इतनी तवज्जो उसने बढ़ाई में दी होती तो ये सब ना होता। अदन की बात पर सब यकीनी से शाल की जानिब देखने लगे, जो कि चोर से बनी सर झुकाए मुजरमों की तरह खड़ी थी। क्या ये बात सच है ईशु? दादाजी ने सख्त लहजे में पूछा तो लब को चलती नमाकों से उन्हें देखने लगी। मैं क्या करती, मुझे अच्छे लगते हैं। वो इतनी बेबसी से बोली कि दादा जान का दिल जैसे फट सा गया। उन्होंने बेख्तियार अपनी लाडली को अपने सीने से लगा लिया। ये क्या करें आप, शह दे रहे हैं इसे। वो झुंझला गया। चुप रहो तुम। मैंने तो पहले इरादा किया था कि मैं अपनी प्यारी सी पोती को अपने पास ही रखूंगा और वो भी तुमसे शादी करवा कर। तुमने तो इस दिन अपनी माँ से कहा था जहां मर्जी शादी कर दो। हमने आज तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है। तुम्हारी इशू के 2 दिन के बाद निकाह है। दादाजान की बात पर वो यकीनी से उन्हें आंखें फाड़े देख रहा था।
आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं फिर जिंदगी भर बात नहीं करूंगा तुमसे और हॉस्पिटल का डीन तुम्हें बनाकर खुद रिटायरमेंट ले लूंगा। ये बहुत गलत है दादाजी, आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते मुझे। वो उनकी बात पर चीख उठा, मगर सामने भी शमसुद्दीन ही थे। इसी तरह की जिद फिर ना चाहते हुए भी उसे ईशान से निकाह करना पड़ा, क्योंकि वो जानता था अगर उसने निकाह ना किया तो दादा जान फिर से अपने सबसे छोटे लाडले बेटे की नागयानी मौत की यादों में खोकर ट्रामा में चले जाएंगे और वो उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। दरअसल डॉक्टर शमसुद्दीन के 3 बेटे थे, फरहान, ज़िशान और अरमान। फरहान की शादी आमना बेगम से हुई। आमना बेगम एक सादा सी घरेलू औरत थी और डॉक्टर फरहान एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, जिनका सबसे बड़ा बेटा डॉक्टर अदन था और छोटा राफे। डॉक्टर ज़िशान भी एक सर्जन थे, जिनकी बीवी कंवल थी और उनके 2 बच्चे थे, मुनीब और अंदलीब। अरमान भी एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी पसंद से एक मॉडल ईशा खान से शादी की थी, मगर शादी के कुछ ही महीनों बाद अरमान की होश ठिकाने आ गए थे, क्योंकि इंशा किसी की बात नहीं मानती थी, हर बात में अपनी मनमानी करती थी। डॉक्टर शमसुद्दीन चाहते थे कि वो अपने घर में रहें और मॉडलिंग न करें, मगर इंशा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसकी ज़िंदगी में किसी को भी दखलंदाजी का हक नहीं है। उसकी रोज़ बरोज़ बढ़ती बदतमीजी और मुंहजोड़ी की वजह से दोनों में लड़ाइयाँ होने लगीं, यहाँ तक कि नन्ही सी शहजादी के आने के बाद भी लड़ाई कम न हुई। और एक दिन ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि डॉक्टर अरमान ने गुस्से में इंशा को तलाक दे दी। इंशा बेयकीनी से काफ़ी देर उस इंसान को देखती रही जो उससे प्यार का दावेदार था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरमान ने उसे छोड़ दिया है, और फिर गुस्से और जिद में इंशा अपनी बेटी तक को छोड़कर घर से चली गई। डॉक्टर अरमान ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्हें एक मेजर हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में चल बसे थे और जैसे काजमिया हाउस में क़यामत टूट पड़ी थी। डॉक्टर शमसुद्दीन गुमसुम रहने लगे। कभी इस नन्ही सी गुड़िया को सीने से लगाए रोते रहते, तो कभी रातों को जाग जाकर अपने बेटे की नागयानी मौत पर आंसू बहाते। उनकी हालत देखकर अदन को इंशा के साथ जो नफरत थी सो थी, मगर उसे कई ज्यादा नफरत इशाल से करने लगा था, जो कि सब में बिल्कुल मासूम थी। माँ बाप न होने की वजह से उसमें बहुत सी कमियां रह गई थी। हालांकि आमना बेगम और कमल बेगम उसका बहुत ख्याल रखती थी, मगर माँ तो माँ ही होती है। कुछ चेर से बाद इंशा ने उससे रब्ता भी किया और शमसुद्दीन साहब ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इशाल को सबत करने की इजाज़त दे दी। मोनी चाहते थे कि एक बेटी को माँ से जुदा करे, और यह बात अदन को बहुत नागवार गुजरी थी। उसने इस बात पर भी बहुत हंगामा बर्पा किया था और आज उसे यकीन हो गया था कि इशाल सच में इंशा का खून है और जैसी मुंहजोर और बेहया है। मगर उसने अपने दादा जान की खातिर ये करवा घूंट पीने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ इशाल उसकी सारी नफरत भुलाकर अपनी दुनिया में मगन थी। अपनी मोहब्बत को पा लेने का खुमार ही अलग था। उनके 2 दिन बाद निकाह हुआ और निकाह के बाद उसे अकेले बात करने के लिए स्विमिंग पूल एरिया में ले आया। वह धड़कते दिल से अपने महबूब को देख रही थी और उसके बोलने की मुंतज़िर थी, जो इधर उधर टहलते न जाने किन सोचों में गुम था। फिर वो कदम ब कदम चलता उसके पास आया। तुम्हें अगर लगता है ना कि मैं तुम्हें अपना लूंगा, तो इस गलतफहमी में मत रहना। तुम उस औरत की बेटी हो जिसकी वजह से मेरे चचा जान की जान गई थी, और मुझे तुमसे शदीद तेरी नफरत है, और जैसी तुम्हारी माँ है ना, वैसी तुम बेहया हो। मगर कोई बात नहीं, तुम्हें सुधारने का मैंने ठेका ले लिया है। अब तुम अपनी पढ़ाई छोड़ो और घर बैठो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां पढ़ नहीं सकती, और ऐसे भी पढ़ पढ़ कर तुम्हारा दिमाग मजीद खराब हो जाएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम सब कुछ छोड़ो और मामा और चची के साथ किचन का काम करो। कल से मेरी चाय, मेरे कपड़े, हर चीज़ तुम करोगी। वो बोलता जा रहा था और इशाल बेयकीनी से उसे सुन रही थी। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। वो अपने कपकपाते लहजे को काबू करते हुए सर्द आवाज में बोली। तुम्हारी सुन भी कौन रहा है? और हाँ, तुम मेरी नौकर ही हो, मुलाजमा हो मेरी। मेरी बीवी मैं तुम्हें तस्लीम नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जैसी लड़की मेरे काबिल नहीं हो सकती। तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम मेरे अंडर रहो, मैं जो कहूँगा वही करो। मेरा हुक्म यही है कि आप पढ़ाई पर अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय घरदारी सीखो। उसकी आंखों में आंखें डाले चबा चबा कर बोलता जा रहा था। मुझे पढ़ना है, उसने एहतजाज की। सीरियसली? तुमने पढ़ना है? क्यों? जब एमबीबीएस में ही एडमिशन नहीं ले पाई तो क्या फ़ायदा? चुपचाप जो कहा है ना वो करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परसों मैं सेमिनार के लिए जा रहा हूँ, मेरी सारी पैकिंग कर देना। मुस्पाट लहजे में बोलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। विशाल वहीं पुल साइड पर ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती। 2 दिन में उसने वाकई इसे जिद कर दिया था। उसके रवैये की वजह से शमसुद्दीन जैसे परेशान हो गए थे। तुम इस बच्ची के साथ सिर्फ को सलूक नहीं कर सकते। उसने बहुत तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी जी है, अब बस इतनी। सीरियसली दादू, आप उसकी साइड नहीं लेंगे? मैं जो भी कर रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। वो कुछ नहीं बन सकती, अपनी ज़िंदगी में संजीदा ही नहीं हो सकती। जिस लड़की को पढ़ाई से ज़्यादा इश्क आशिकी में दिलचस्पी है, वो क्या बनेगी? वो किसी शोबे में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। एक दिन यही लड़की अपनी माँ की तरह मेरे मुंह को आएगी। इससे बेहतर है कि मैं उस पर पहले से काबू पा लूँ। मैं दूसरे अरमान नहीं बनूंगा।
वो एक एक लफ्ज चबाकर बोला और फिर अपना बैग उठाए बाहर की जानिब बढ़ गया। वो पौर्च में अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था जब पीछे से विशाल ने उसे पुकारा। वो दिन मेरे लिए बहुत मनहूस था जो मैंने आपको सोचा। जिस दिन मैंने अपनी दोस्तों की बातों में आकर आपको अपने दिल में बसाया ना, वो मेरा सबसे घटिया तरीन दिन था, मगर नहीं, अब मैं होश में आ चुकी हूँ। नफरत करती हूँ मैं आपसे डॉक्टर दिन काज़मी, जिंदगी भर करूंगी। और ये जो बेनाम रिश्ता है ना, इसे भी खत्म कर दूंगी। जो कुछ भी आज तक हुआ उसमें मेरी मामा और बाबा दोनों बराबर के शरीक थे, और मैं अपनी मामा की तरह इस रिश्ते में मजीद वक्त गुजार कर अपनी जिंदगी ज़ाया नहीं करूंगी। जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपको मेरा आखिरी फैसला दिखाई दे जाएगा। वो बोली और फिर एक झटके से मुड़कर अंदर चली गई। अदन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने इस गुस्से को किसी और वक्त के लिए अपने अंदर दबा लिया और रिपोर्ट के लिए निकल गया। मगर उसे मालूम नहीं था कि वापसी पर एक तूफान उसका मुंतजर होगा। उसके जाने के अगले दिन इंशा काजमी हाउस आई और वो अपनी बेटी को लेने आई थी। शमसुद्दीन साहब जाने नहीं देना चाहते थे, मगर इशाल डट चुकी थी। दादो प्लीज, अगर मैं यहाँ रही तो गुट गुट कर मर जाऊंगी, मुझे जाने दीजिए। उसने इल्तिजा की तो शमसुद्दीन साहब ने कुछ देर सोचा और फिर उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए उसे इंशा के साथ जाने की इजाज़त दे दी। वो इंशा के साथ अगली ही सुबह लंदन चली गई। 7 दिन बाद जब अदन अपना सेमिनार मुकम्मल करके घर पहुंचा और अंदर आते उसने इशाल को आवाज़ देकर काफ़ी कमरे में लाने को कहा तो आमना बेगम की तल्ख आवाज़ गूंजी, भूल जाओ अब उस नाम को पुकारना। अब कोई इशाल यहाँ नहीं रहती, जा चुकी है वो यहाँ से, तुम्हारी नफरत की सौगात लेकर। उसने बेयकीनी से पलट कर उन्हें देखा। क्या मजाक है ये माँ? मजाक नहीं है, यही सच है। वो जा चुकी है अपनी माँ के साथ, और अब शायद कभी लौट करना है। तुमने बहुत गलत किया, एक मासूम का दिल दुखाया था तुमने अदन। गलत किया था, उस मासूम ने तुमसे मोहब्बत ही तो की थी। तुम्हें तो खुद पर रश्क आना चाहिए था कि कोई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। आमना बेगम तल्ख लहजे में बोलती चली गई और फटी फटी निगाहों से उन्हें देखता रह गया। मजाक कर रही है ना, वो नहीं जा सकती। वो ऐसे कैसे जा सकती है मुझे छोड़कर? वो सुनकर जैसे पागल ही हो गया, और इसी लम्हे से इंकशाफ हुआ कि वो लड़की तो उसकी रगो रेशे में सांस की तरह बसी हुई थी। वो बज़ाहिर नफरत का दावेदार था, मगर उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता था। गुजरते सालों ने इस बात की मज़ीद तस्दीक करती थी। उसकी यादों में बिन पानी मछली की तरह तड़पता रहा और इसे हर मुमकिन राब्ता करने की कोशिश की, मगर वो कोई राब्ता नहीं रखना चाहती थी। यहाँ तक कि वो लंदन भी गया, मगर वहाँ उसकी मुलाकात उनसे हुई और उसने जो शराइत रखी सुनकर एक पल के लिए गुस्से से भर गया। उसका दिल चाहा उस लालची औरत का गला घूंटते जो अपनी बेटी का सौदा करनी थी, मगर वो अपनी बीवी को उस घटिया औरत के हाथों खिलौना नहीं बनने देना चाहता था। इसीलिए उसने जो उस वक्त उसका फ़र्ज़ था वो अदा किया। वो अपना फ़र्ज़ निभाता रहा, मगर ये बात वो नहीं जानती थी और आज तक नहीं जानती थी। वो उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कि उसके सामने आएगी तो अपनी सारी नफ़रत भूल जाएगी, मगर वो आज भी उसे नफ़रत की दावेदार थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे इस कदर बदगुमान हो चुकी है कि उसकी तरफ देखना तो दूर, उससे बात करना भी पसंद नहीं करती। एक अजीब घुटन सी महसूस होने लगी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका नज़रअंदाज करना उसकी नफ़रत किस कदर तकलीफ देती है। खटके की आवाज़ पर वो माजी से हाल में वापस आया तो मुलाजमा काफ़ी लेकर कमरे में आई थी। वो काफ़ी का मग थामे ठंडी हवा लेने की गर्ज से टेरेस पर आया और उसकी निगाह किसी की हंसी पर नीचे लाउंज की जानिब उठी तो वहाँ वो दुश्मन जाम मोबाइल कान से लगाए ना जाने किससे हंस हंस कर बात कर रही थी। ये किससे बात करी है? वो भी इतनी खुशी खुशी? मेरे साथ तो इसे किसी किस्म की खुशी नहीं होती। वो दिल ही दिल में कुटते बोला और फिर काफ़ी का मग उठाए नीचे की जानिब बढ़ा। वो जैसे ऐलान में आया तो वो उसी वक्त पलटी और उसे देखते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं आपसे बाद में बात करूंगी डॉक्टर अदरीस, उसने आहिस्ता से कहा, मगर उसके कानों में अदरीस का नाम पड़ चुका था। ये वही है ना डॉक्टर अदरीस जो तुम्हारी मॉम का दोस्त है? उसे तीखे लहजे में पूछा और फिर वो 2 कदम चलता हुआ उसके सामने आया। आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती, आप अपने काम से काम रखें, और मैं क्या करती हूँ क्या नहीं उसका जवाब दे नहीं हूँ। वो तड़क कर बोलती उसकी साइड से होकर गुजरने लगी कि एकदम से अदन ने उसका बाजू जकड़ कर उसे रोक लिया। तुम्हारी बेहूदगी बढ़ती जा रही है। उस दिन रात को मैंने तुम्हें इस कदर घटिया लिबास में देखा, अगर मेरी जगह तुम्हारे कमरे में कोई और आ जाता तो? वह नागवारी से बोला। तो क्या प्रॉब्लम है? मैं इससे ज़्यादा मुख्तसर लिबास पहनकर लंदन के क्लब्स में फिरती रही हूँ, वो भी डॉक्टर दरीस के साथ। उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी और अदा ने गुस्से से मग उठाकर जोर से ज़मीन पर फेंका और उसके बाद उसे जकड़ कर अपने करीब करते से बाहों में भर लिया। एक बात याद रखना, तुम सिर्फ डॉक्टर अदन की हो, और अगर तुमने मुझे सताने की कोशिश की ना तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम अपने पैदा होने पर शर्मिंदा हो जाओगी। वो फटकार के बोला। आप मुझे धमकाएंगे और मैं डर जाऊंगी, सोचिए कभी मत। मैं कोई 5 साल पुरानी वो डरी सहमी सी 17 साल इशाल नहीं हूँ।
मैं 22 साल इशाल हूँ जो ना तो किसी की धमकी से मरूब होती है और ना ही किसी के डराने से डरती है। और हाँ, मैं कैसी हूँ और क्या करती हूँ, ये सवाल आइंदा मुझसे मत कीजिए। मैं आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करती, तो आपको मेरी ज़िंदगी में भी इंटरफेयर करने का कोई हक हासिल नहीं। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी और बेयकीनी से उसे देख रहा था, जिसे उसकी कुर्बत तक नहीं पिघला सकी थी। यानी वो इतनी नफरत करने लगी थी उससे। तुम तो मोहब्बत की दावेदार थी ना, तुम्हारी आंखों में मुझे बेजारी क्यों नजर आ रही है? सिर्फ मोहब्बत की दावेदार थी मैं। और कुछ वक्त के बाद मुझे इदराक हो गया था कि ये वाकई पानी का बुलबुला था, और पानी का बुलबुला फट चुका है। मेरी मोहब्बत का दावा भी झूठा ही था। मेरा और आपका सिर्फ एक ही रिश्ता है, नफरत का। वह अब भी उसकी आंखों में आंखें डाले बोली कि अदर ने बेख्तियार अपनी मुठ्ठियां जोर से भींच ली। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस चट्टान पर की लड़की को खींच कर लगा दे। अगले कई दिन गुजर चुके थे। वो उसे हॉस्पिटल में जज करने की कोशिश करता था, मगर उल्टा खुद ही जज हो जाता। वो जानबूझकर स्लीवलेस और फिटिंग वाले सूट पहन कर आती और यहाँ तक कि दुपट्टा तो लेती ही नहीं थी। आज रमजान का चांद नजर आया था और घर के सब लोग छत पर खड़े उस वक्त दुआ मांग रहे थे। मस्जिदों के स्पीकर से रमजान की नज्म की आवाज आ रही थी। वो भी दुआ मांग कर पलटा तो उसी वक्त सीढ़ियां चढ़ती विशाल ऊपर आई। क्या हो रहा है भाई? उसने यंग पार्टी के पास जाकर पूछा। इशू आप ही कल पहला रोजा आप रखेंगी? बिल्कुल नहीं, मैंने पिछले 5 साल से कभी रोजे नहीं रखे। मुझसे नहीं भूखा रहा जाता, और वैसे भी मैं डाइट पर होती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहना जरूरी है। और खुद के लिए इंसान को खुद फैसला करना चाहिए। जो इंसान भूखा नहीं रह सकता वो क्यों रोजा रखे भाई? उसकी मर्जी। वो इत्मीनान से बोली। तुम पागल हो ईशा? मुसलमान हो मगर बातें तुम मुल्हिदों जैसी कर रही हो। रोजे रखना अल्लाह पाक का हुक्म है और तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह फराइज छोड़ोगी? वो फट पड़ा। फराइज छूटने से गुनाह किसको मिलेगा? मुझे ना। आपको मेरे बारे में फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे आप जैसे मुनाफिक लोगों से सख्त नफरत है, जो दूसरों के एहसासात और जज्बात का मजाक बनाते हैं। मगर देखिए ना, आप मर्दों के लिए कोई सजा ही नहीं है। शायद सारी सजाएं तुम्हारे लिए रखी गई हैं, मगर यूरोपीय ममालिक में औरत बहुत आज़ाद है। वहाँ कोई आप जैसा नाम नहाद मजहबी इंसान नहीं है जो उस पर अपने फैसले थोपे। सो आप भी मुझसे दूर रहिए। वो तड़क कर बोरी और फिर वापस सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। आमना बेगम ने उसकी सारी बातें सुनी थी। वह अभी भी तशरीह भरी निगाहों से उसे जानिब देख रहा था जहाँ से वह अभी नीचे गई थी। अपनी अनार के खोल को तोड़कर उससे मोहब्बत जोड़ो बेटा। वो बगावत पर उतर आई है और अल्लाह ना करे कि वो दीन से फिर जाए। इस तरह की नहीं होती थी वो रोज़े भी रखा करती थी मेरे साथ, नमाज भी पढ़ा करती थी। मगर अब वो इस कदर बदल चुकी है, उसे कुछ नहीं पता। और मैं जानती हूँ उसकी माँ ने उसके अंदर बहुत जहर भर दिया है। और दूसरा, वो जिस माहौल में रहकर आई है उसने उसके अंदर ईमान की रोशनी को मद्धम कर दिया बेटा। ये रहमतों का महीना है, उसे अल्लाह से मिला दो बेटे। मियाँ बीवी एक दूसरे का आधा ईमान होते हैं। आमना बेगम ने उसे समझाते हुए कहा तो उसने उस बात में सर हिला दिया। उसकी बातों से वो आज अंदर तक लरज़ उठा था। वो बेजार थी हर एक चीज़ से, यहाँ तक कि दीन इस्लाम से भी। उसे आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि उस पर उसे बहुत गलत बोल चुका था। इतना गलत कि उसका दिल छलनी था। अब जख्मों को भरने का वक्त था। अगले दिन वो सहरी के वक्त उठा और बिना सोचे समझे उसके कमरे में आया। वो आज भी इसी अंदाज में सो रही थी। उसने झुककर उसके माथे पर लब रखे तो हल्का सा किसमिसाई। ईशु। चलो उठो, सहरी करते हैं। उसने दोबारा से उसके चेहरे पर झुकते उसके रुखसार पर एक शिद्दत भरा लफ्ज़ छोड़ा, जिसकी वजह से उसकी आंख खुली और वह हड़बड़ा कर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धकेलती उठकर बैठ गई। ये क्या बदतमीजी है? आप ऐसे कैसे मेरे कमरे में आ सकते हैं? वो तलमिलाकर बोली। उठो, सहरी का वक्त है। मुझे नहीं करनी। वो जो आबन तड़प कर बोलती दोबारा से कंबल में घुसने लगी, तो उसने पूरा कंबल उतारकर दूर फेंका और निगाह तो उसके आधी बरहना टांगों पर गई तो जल्दी से रुख फेर गया। उठो, कपड़े चेंज करो, फिर सैरी के लिए चलते हैं नीचे। आप होते कौन है मुझ पर रोब जमाने वाले? मुझे नहीं सैरी करनी और ना ही रोज़ा रखना है। वो तब कर बोलती उठ बैठी। अच्छा, रोज़ा नहीं रखो। मैंने तुम्हें रोज़ा रखने पर फोर्स भी नहीं किया, लेकिन कम से कम सैरी का तो सवाब ले लो ना। वो बोला तो जाबन वो बुरे बुरे मुंह बनाती दोबारा लेटने लगी, मगर उसके बाद उसे खींच कर अपने करीब करता उसके दूसरे रुखसार पर शिद्दत से लब रखे तो वो तड़प कर दूर होने लगी। मगर उसके चेहरे के हर नक्श में अपने लब रखता जा रहा था और इशाल की बेसी का जैसे खोल चटकने लगा। उसने उसे गुस्से से पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर वह मजबूती से अपने सार में कैद कर चुका था। अगर तुम चुपचाप सैरी के लिए नहीं गई ना मेरे साथ, तो मैं तुम्हारे साथ अभी और इसी वक्त। वो अपनी बात का अधूरा छोड़ता उसके चेहरे की जानिब देखने लगा, जहाँ एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसके गले में एक गिल्टी उभर कर मालूम हुई। मैं आ जाती हूँ, आप जाइए। वो निगाहें चुरा कर बोली। नो, नेवर। मैं यहीं बैठा, उठकर कपड़े चेंज करो, फिर हम इकट्ठे नीचे जाते हैं। वह इत्मीनान से बोला। वो झुंझलाती उठकर वाशरूम की जानिब बढ़ गई।
मैं वॉशरूम में ही सो जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब आपकी मर्जी, आप सैरी करेंगे या मेरे इंतजार में बैठेंगे। वॉशरूम में जाती उसने चिल्लाकर कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं लॉक तोड़ दूंगा, सो चुपचाप बाहर निकलो। वॉशरूम के दरवाजे के पास जाकर सर लहजे में बोला, मैं आपकी धमकियों में नहीं आने वाली। मुझे सैरी नहीं करनी तो नहीं करनी। ईशु इतनी जिद क्यों कर रही हो? वो झुझलाकर बोला, जिद मैं नहीं आप कर रहे हैं, जाइए आप यहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो गुस्से से चीखी तो गहरा सांस बढ़ता, माथा मसलता कुछ पल सोचता रहा। अच्छा ठीक है, तुम बाहर आकर आराम से लेट जाओ, वॉशरूम में सर्दी लग जाएगी तुम्हें, और मैं नहीं अब कहूँगा तुम्हें। चलो शाबाश, बाहर आओ। मुझे आपकी किसी बात पर एतबार नहीं, कसम खुदा की किए जा रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ, अदा ने कहा और बाहर की जाने बढ़ गया। 5 मिनट तक जब दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ ना आई तो इशाल ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकली तो कमरे से जा चुका था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया और दिल ही दिल में खुद को गुस्सा कि दरवाज़ा लॉक करना क्यों भूल जाती है। फिर बेड पर लेटी तो अपने देखते रुखसार पर हाथ रखे उसने उस लम्स को महसूस करना चाहा जो दुश्मन जहाँ अभी उसे देख कर गया था। सलमहरी का खोल टूट चुका था और उसकी आंखों से आंसू निकल कर उसके रुखसार पर बह गया। बहुत बुरे हैं आप, आपने मुझे क्या बना दिया, मैं ऐसी तो नहीं थी। नफरत करती हूँ मैं आपसे, हमेशा करूँगी। वो रोते बोली और फिर चेहरा तकिए में छुपाकर अपनी हिचकियों पर काबू पाने लगे, मगर दिल में जैसे तूफान बरपा था। सुबह 9 बजे के करीब उसकी आंख खुली तो वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। पूरी लाउंज में सन्नाटा था, जिसका मतलब ये था कि सब लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं और घर की खवातीन यकीनन कुरान पाक पढ़ रही होंगी। और उसके कदम बेख्तियार लिविंग रूम की तरफ उठे तो वहाँ वाकई कंवल और आमना बेगम कुरान पाक पढ़ रही थी। उसने सलाम किया तो आमना बेगम ने कुरान पाक बंद करते उसकी जानिब देखा। उठ गई बेटा, नाश्ता दूं? आमना बेगम ने पूछा तो उसे न जाने क्यों एक शर्मिंदगी का एहसास हुआ। नहीं बड़ी ममा, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी, मैं बस ये कहने आई थी कि हॉस्पिटल जा रही हूँ। वो कहकर उन्हें खुदा हाफिज बोलती बाहर की जानिब बढ़ गई। वो हॉस्पिटल पहुंची तो मामूल के मुताबिक डाइट प्लान बनाने लगी। सबसे फारिग होकर कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठी थी कि उस वक्त डॉक्टर अदन अंदर दाखिल हुए और उनके साथ एक मॉडर्न सी लड़की थी। ओ माय गॉड अदन, तुम बहुत हैंडसम हो गए हो। कितने अरसे बाद तुमसे मिली हूँ। वैसे तुम्हारा शादी का कोई प्लान है कि नहीं? क्योंकि अभी तक तुम्हारी राह तकती हूँ मैं। अगर प्लान नहीं है तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़की नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी और इशाल को उसे अजीब बेजारी महसूस हुई। तुम एक काम करो नेहा, तुम किसी और का हाथ थाम कर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मैं तो किसी और का सिर बन चुका हूँ। वो एक गहरी निगाह इशाल पर डालकर बोला तो उसकी नज़रों के ताक़ुब में नेहा ने भी इशाल को देखा। ये कौन है? उस लड़की ने उसे सर से पांव तक देखते नागवारी से पूछा। मेरी वाइफ मिसेस इशाल अदन। अदन की तारीफ करवाने पर इस लड़की का रंग मुतगैर हो गया और इशाल ने गुस्से से उसकी जानिब देखा और फिर चलती पास आई। फिक्र मत कीजिए, हमारा रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, बल्कि एक तरह से ख़त्म ही समझिए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, सिर्फ मजबूरी का रिश्ता है, तो आप उम्मीद बाकी रखिएगा। इशाल ने चबा चबा कर कहा और अदन नीचे से देखता रहा, मगर फिलहाल कुछ ना बोला। वो लड़की कुछ देर बैठी और वापस चली गई। उसके जाती मोबाइल पर मसरूफ़ इशाल के पास आया, उसके हाथ से मोबाइल छीन कर बंद करते उससे खुशमिज़ी निगाहों से देखने लगा। इशाल, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो और किसी के सामने हमारे पर्सनल मैटर्स लाना कहाँ का तुक बनता है? मुझे तुमसे बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी। अदन तल्ख हुआ। दुनिया के सामने कभी तो आना ही है ना, तो अगर अभी आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी मैं बहुत जल्द खुला का केस करने वाली हूँ। बस अपनी मॉम का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कब आएगी, और मैं जानती हूँ उनके अलावा मेरा कोई साथ नहीं देगा, इसीलिए अभी तक खामोश हूँ। वो अपने बालों को झटक कर अदाज से बोली। उसकी बात पर अदन ने मुठियाँ भेजकर खुद को कंट्रोल किया और उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। तुम जानती हो गलती चाहे चाचू चाची दोनों की थी, मगर इसमें सबसे ज़्यादा गलती तुम्हारी माँ की थी। अब तुम्हारे दिल में जो जहर भरा गया ना, उसे निकाल दो, और ये सब उसी औरत के खाते में जाता है। जो औरत खुद घर नहीं बसा सकी, वो अपनी बेटी को कैसे बसने दे सकती है? वो तल्ख हुआ। बस इससे ज़्यादा और कुछ मत बोलिएगा। मेरी माँ मेरा सब कुछ है, और आज जो कुछ भी हूँ ना, अपनी माँ की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और उस मुकाम पर पहुँचाया। जानते हो, लंदन के एक मार्ट में वो काम करती थी। किसके लिए? मेरे लिए। मेरी सारी फीस अदा करती थी ताकि मैं आपके मुकाबले आकर आपको जवाब दे सकूं। मेरी जिस माँ के खिलाफ थी ना, सब वही मेरे काम आए। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलती जा रही थी। आदल बीच के कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सर झटक कर रह गया। वो जानता था कि इस वक्त उसे समझाना मुमकिन नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश करने वाली उसकी माँ थी। मगर आने वाले दिनों में उसे हर तरीके से राज़ी करने की कोशिश करता रहा। वो हर रोज़ उसके लिए बुके और गुलाब लाता, मगर उसके सामने उन्हें कोने में फेंक देती। उसकी जुदाई की हर मोहब्बत के जवाब में नफरत देती रही।
कुछ ही दिन में ईशा पाकिस्तान आ चुकी थी और आज 25वां रोज़ा था। उसे घर के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। अदन हॉस्पिटल से आया तो सीधा गेस्ट रूम की जाने बढ़ा। उसने हाथ में पकड़े हुए खुला के पेपर्स की तरफ फेंके। क्या चाहती हैं आप? पिछले 5 साल से आपकी हर डिमांड पूरी कर रहा हूँ। आपके अकाउंट में भारी अमाउंट भेज रहा हूँ। अब और क्या चाहिए आपको? मैंने आपसे कहा था उसे मेरी फैमिली के खिलाफ मत कीजिएगा, मगर फिर भी आपने उसे मेरे ही खिलाफ किया। ठीक है, आपने जो किया सो किया। अब अपनी कीमत बताइए, क्या चाहती हैं आप? अदन तल्ख लहजे में बोला, वही जो 5 साल पहले वाली डिमांड थी। मुझे एक घर चाहिए। कभी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, मैं इदरीस और अपनी प्यारी बेवकूफ़ बेटी की शादी करवा दूंगी। देखो ना, अदरीस कितना पागल हुआ है उसके पीछे। 45 साल का वो डॉक्टर मेरी हसीन बेटी को दिल जान से चाहता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक कि अपने महल नुमा घर को भी मेरे नाम करने को तैयार है। और तुम अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, मानती हूँ मैंने अपनी बेटी का 5 सालों में फ़ायदा उठाकर तुमसे भारी अमाउंट ली, मगर इदरीस के उस महल के सामने वो कुछ भी नहीं। वो लंदन का एक फेमस डॉक्टर है, लाखों कमाता है और यहाँ भी उसके हॉस्पिटल्स हैं। मैं तो ज़िंदगी भर के लिए मौजों की ज़िंदगी गुजारूंगी। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि अपनी बेटी के दिल से हर गलतफहमी दूर कर दूँ और उसे बताऊँ कि तुम उससे इस कदर मोहब्बत करते थे कि उसकी खातिर उसके पास गार्ड्स तक रखे थे और मुझे हर महीने लाखों बेचा करते थे, तो शर्त यही है कि एक आज़मी हाउस मुझे दे दो। जाकर अपने दादा से कहो कि इसके पेपर तैयार करें। 2 दिन का टाइम है, फिर मुझे वापस जाना है। वो बोलती जा रही थी और दरवाजे के ओट में खड़ी शाल जैसे जल्जले की जद में थी। मतलब आज तक उसकी पढ़ाई का खर्चा या जो कुछ भी हो रहा था वो सब बदन कर रहा था। वो उससे लापरवाह नहीं था। बहुत खूब। ये सब चल रहा था और धोखा दे रही थी आप मुझे। शर्म नहीं आई? कैसी माँ है आप और आप मेरा सौदा कर रही हैं? वंशा को बोलने के बाद अदन की तरफ मुतवज्जा होते चीख कर बोली, ऐसी बात नहीं है ईशु। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि एक माँ का ये रूप कोई बेटी देखे। मैं जानता हूँ तुम कभी भी इन्हें गलत नहीं समझती थी और इस दिन मेरे मुंह से बेख्तियार वो बातें निकल गई थी क्योंकि मुझे चाचू की याद आ गई थी। मैं इतना छोटा नहीं था। मुझे बहुत कुछ याद है, जो कुछ ये करती थी और इन्हें हर तरह से जलील करने के लिए। वो बेबसी से बोलता जा रहा था, जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ वही मुझे धोखा देते हैं। सबसे ज़्यादा नफरत है मुझे आप दोनों से। कभी बात नहीं करूँगी आपसे, कभी भी नहीं। वो रोती वहाँ से निकल गई। अदन ने एक सर्द निगाह ईशा पर डाली। जिस बात को लेकर आप मुझे ब्लैकमेल कर रही थी वो बात उससे पता चल गई है। अब आपका यहाँ कोई काम नहीं। अगले 2 घंटों में आपकी फ़्लाइट करवा रहा हूँ। वापस लंदन जाइए और कभी भी राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब भी इससे मिलेंगी उसे दुखी देंगी और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। अदन ने चबा चबा कर कहा। ईशा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। वो खाली हाथ वहां से चली गई। अदन और बाकी सब कई घंटों से ईशाल के कमरे के बाहर खड़े उसे बाहर आने की मिन्नत कर रहे थे, मगर वो जैसे पत्थर हो गई थी। अगली सुबह का आगाज हो चुका था, मगर अभी तक भूखी प्यासी खुद को कमरे में महसूर किए हुए थी। फिर दादा जान की तबीयत अचानक खराब हुई तो उसने दरवाजा खोला। उसकी आंखें रो रो कर सो चुकी थी। उसे देखकर अदन तड़प उठा। मुझे आपसे कुछ कहना है दादो, मैं जानती हूँ आप मेरी ये बात ज़रूर मानेंगे। वो सर झुकाए बोली, हाँ बेटा बोलो। मेरा बच्चा जो भी मांगेगा मैं दूंगा। जी दादो, आपको देना भी पड़ेगा। मैं अदन से तलाक चाहती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझे बात बात पर दुख दिया हो और यहाँ तक कि इतना बड़ा धोखा दिया हो। अब बस बहुत हो चुका। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके अल्फाज जैसे सबके कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतरे। अदन ने बेबसी से उसे देखा, मगर उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। प्लीज़ आप मुझसे बात ना करें तो बेहतर है। मैं जो फैसला कर चुकी हूँ वही अटल है। वो सर लहजे में बोली और किचन की जानिब बढ़ गई। अदन भी इसके पीछे आ गया। क्यों कर रही हो ये सब? मैं तलाफी करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, वो बेबसी से बोली। सीरियसली डॉक्टर अदन, आपको लगता है कि आप ये फूल देकर मुझसे माफ़ी मांग कर तलाफी कर रहे हैं? नहीं, मुझे इन मामूली चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा दिल पत्थर है और ये पत्थर मोम नहीं बनने वाला। और आपकी ज़िंदगी में तो मैं कभी नहीं रह सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है, वो सर लहजे में बोली और फिर अपना खाना लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। 2 दिन मजीद गुजर चुके थे। आज 29वां रोज़ा था और उनकी मस्जिद में ख़त्म कुरान था। तरावी के बाद वहाँ पर कुछ देर महफ़िल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजती थी। वो भी काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा और रात गए जब वो घर वापस आया तो सब लोग सो रहे थे। थके थके कदमों से सीढ़ियों की जानिब बढ़ा, मगर उसका दिल डूब सा रहा था। न जाने सुबह से तबीयत अजीब थी और अभी भी उसके अंदर सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। वो वापस पलटा और सोफे पर गिरने के अंदाज में नींव दराज होता अपनी कनपटियों को मसलने लगा। सर में शदीद दर्द था। सीढ़ियों के किनारे पर खड़ी उशाल ने सारा मंजर देखा था। वो बेख्तियार सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। क्या बात है? उसके पूछने पर अदर ने अपनी आंखें खोली तो उसके लहू रंग आंखें देख कर जैसे इशाल का दिल दहल सा गया।
ऐसा लग रहा था गोया पूरे बदन का लहू आंखों में इकट्ठा हो गया हो। आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने पास आकर उसके माथे को छूते पूछा। उसकी ठंडे हाथों का लम्स उसके अंदर राहत बनकर दौड़ा। हूँ, बस कुछ अजीब सा हो रहा है। तबीयत थोड़ी सी बोझल है, मुझे लग रहा है कि बीपी हाई हुआ है मेरा। वो अपने दोनों हाथों में अपना सर गिराते हुए बोला। वो चुपचाप पलटी और स्टडी रूम से वहाँ मेज पर पड़ा हुआ बीपी ऑपरेटर पकड़ा। लाइए मैं चेक करती हूँ। उसने पास आकर कहा तो अदर ने बिना किसी बहस के अपना बाजू आगे बढ़ा दिया। बीपी चेक करती जैसे शाल का दिल दहल सा उठा। ये क्या है? आपका 200 से ऊपर है। इतना बीपी हाई है आपका? कैसे चल फिरे आप? उसके बेरौनक चेहरे को देखकर वो एक सांस में बोलती चली गई। कोई बात नहीं, मेडिसिन लेता हूँ, ठीक हो जाएगा। वो कहते उठा और सीढ़ियों की जाने बढ़ा और हौले हौले कदम उठाता अपने कमरे में आया और गिरने के अंदाज में बेड पर लेट गया। वो जो अभी तक वहाँ ही साकर जामत खड़ी थी, उसे एकदम होश आया। वो तेजी से जिशान शाह के कमरे की जाने बढ़ी। छोटे बाबा, प्लीज दरवाजा खोलिए। उसने धड़ धड़ा दरवाजा खटखटाते उन्हें पुकारा। कुछ ही पल में दरवाजा खुला और जिशान परेशान से बाहर निकला। क्या हुआ बेटा? वो अदन ठीक नहीं, उनका बीपी 200 से ऊपर है। प्लीज देखिए ना जाके। उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। वो रोते हुए बोली थी और शमसुद्दीन जो के पानी पीने के लिए किचन में आए थे, ये बात सुनते उनके हाथ में पकड़ा जग छूटा और जमीन पर छनाके से गिरते हुए टूट गया। वो दोनों उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। मुफक चेहरे से जिशान साहब विशाल को ही देख रहे थे। फिर वो पलटे और तेजी से अदन के कमरे की जानिब बढ़े। उसके कमरे में पहुंचे तो उसे यूं निढाल सा बेड पर लेटे देखकर उन्हें लगा कि बरसों पहले का वो हादसा दोबारा से दोहराया जा रहा है। इसी तरह तो उनका बेटा भी निढाल सा लेटा था और अगली सुबह वो उठ ही नहीं पाया। उनके कदम बेख्तियार लटकर आया और उससे पहले गिरते कि जिशान साहब ने उन्हें जल्दी से थाम लिया। कुछ नहीं होगा बाबा, मैं हूं ना। उनके कांपते वजूद को अपने साथ लगाए सोफे पर बिठाते जिशान साहब ने कार पर तेजी से वो अदन की तरफ मुतवज्जा हुए। अदन? वो हल्का सा अंगूठा। बेटा मेरा बच्चा, आंखें खोलो। क्या हुआ है? जिशान साहब ने उस पर झुकते हुए उसके रुखसार को हल्का सा थपथपा कर कहा और उसने बमुश्किल आंखें खोल कर उन्हें देखा। उठो, मैं मेडिसिन देता हूँ। जिशान साहब ने कहा, फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। कुछ देर में फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उन्होंने खुद अब इसका बीपी वगैरह चेक किया। इशाल मुसलसल वहाँ खड़ी रो रही थी। इशाल बेटा, चीनी मिलाकर दूध लेकर आना, मैं से दूध पिलाकर मेडिसिन देता हूँ। जिशान साहब ने कहा तो भागती हुई वहां से किचन की जानिब आई और दूध डालकर कुछ पल में कमरे में मौजूद थी। जिशान साहब ने अदन को सहारा देकर बिठाते उसके लबों से दूध का गिलास लगाया जिसे घूंट घूंट पी रहा था। फिर उसे मेडिसिन देकर उसके तकिए सीधे करते हुए उसे लिटाया। पूरी रात वो तीनों वहीं पड़ते और घर के किसी फर्द को कुछ नहीं बताया गया था कि बाकी सब परेशान होंगे। दादा जान न जाने कितनी बार कर अनंत का चेहरा छूकर उसे महसूस करते रहे और इशार को अपना आप किसी पाताल में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। वो जानती थी पिछले कई दिनों से उसे इस कदर ज़हनी तौर पर टार्चर कर चुकी है कि उसकी वजह से उसकी यह हालत है। इशाल का दिल चाह रहा था कि खुद को ख़त्म कर डाले। कुछ देर के बाद वो उठी और कमरे में चली आई। इतने अरसे से वो जो अपने रब से बेजान बैठी थी, आज उसी के सामने झुकने के लिए उसने वजू किया और कितने अरसे के बाद आज नमाज पढ़ी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़ रही है और कई जगह पर तो भूल रही थी और दिल ही दिल में अपने रब के हजूर शर्मिंदा थी। फिर उसने नवाफल अदा करने के बाद सजदे की हालत में गिरते हुए तड़प तड़प कर अदन की ज़िंदगी मांगी थी। आज अल्लाह ने उसे सीधे रास्ते की तौफीक दे दी थी। पूरे रमज़ान एक भी रोज़ा नहीं रखा था और आज उसने पहली बार रोज़ा रखा और जिशान साहब की ज़बानी से पता चला कि अदन की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है। उसने आज सारी नमाजें भी अदा की थी मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अदन के पास जाकर उससे माफ़ी मांग सके। रात का वक्त था। सब लोग चांद देखने के लिए छत पर आए हुए थे। वो गुमसुम से एक साइड पर वहाँ मीनार पर लगी रोशनियों को देख रही थी और आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे अपने पीछे किसी आर्ट का एहसास हुआ। वो आंसू साफ करती पलटी तो अदन था। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अदन ने बेताबी से पूछते उसका चेहरा अपने हाथों में भरा। उसके आंसू मजीद रवानी से जारी हुए। बेतरक उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोती। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सब नहीं करना चाहती थी, पता नहीं कैसे हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचते हुए वो रोते हुए बोली, श्श, अब बस चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज़ अब और नहीं। और उसके आंसुओं को लबों से चुनते हुए बोला और फिर उसे ज़ोर से अपने सीने में भींच लिया। खुदा का खौफ करें, हम बच्चों के सामने इस तरह की हरकतें तो मत करें। फिर से उसे मुनीब की चहकती हुई आवाज़ आई तो आहिस्ता से उससे अलग होती अपने आंसू साफ करते मस्जिद में होने वाले ऐलान की तरफ मुतवज्जह, जहाँ पर ईद का चांद नजर आने की खुशखबरी सुनाई जा रही थी। सबने बारी बारी एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सब खिसको, मुझे अपनी बीवी को अच्छी तरह से चांद रात मुबारक बोलना है। अदा ने उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा, अरे हम क्यों जाएं, हम भी चेक करेंगे। आप किस तरह बोलेंगे? अच्छी तरह, क्या पता मुस्तकबिल में मुझे भी ज़रूरत पड़ जाए। राफे ने चहक कर कहा,
अपना मुंह बंद रखो, निकलो यहाँ से। वो गुस्से से दांत पीस कर बोला था। वो सब सिर कर नीचे की जानिब भागे। मुस्कुराता अपनी जिंदगी की तरफ पलटा, जो कि ना मुस्कुराहट से उसे देख रही थी। चांद रात मुबारक है मेरी जान। उसके रुखसार पर एक शिद्दत भरा लफ्ज देते हुए बोला। इशाइल के चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई। आपको भी बहुत मुबारक हो, वो आहिस्ता से बोली और फिर मुतमिन सी होकर सीने से लग गई। वो उसे अपनी बाहों के साथ में कैद की अपनी ठोड़ी उसके सर पर रखे उसके बालों को हल्के से सहलाते उसके कान में मीठी सरगोशियां कर रहा था। और अगले दिन ईद की खुशियों के साथ उनकी जिंदगी की सारी खुशियों के दरवाजे खुलने वाले थे।